अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन सेकंड पार्ट। तो इसमें हम बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम क्या होता है, और प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो करके दिखाएंगे। जिस तरह मेजरमेंट में तो इंडस्ट्री में जो 4 पैरामीटर्स यूज होते हैं, हमारी डिस्कशन उन 4 पैरामीटर्स पे होगी। जिस तरह प्रेशर, लेवल, फ्लो और टेम्परेचर। तो हम इन चीज़ों के मुताबिक एक सवाल करेंगे और अगला बंदा जवाब देगा, ताकि कोई इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग किस तरह होती है उसके जवाब। जिस तरह हमारे साथ इंजीनियर्स भी हैं और टेक्नीशियंस भी हैं और ऐसे लोग जो कि बाहर बैठे हैं, जिस तरह हमारे मंजूर भाई हैं। ENP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से, और उसके बाद ये नेगेटिव वोल्टेज होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते और वो उसकी आउटपुट जो है वो हमें इसी तरह एग्जैक्ट मिलती है, इसीलिए -10 वोल्टेज जो है वो रखे जाते हैं। बेंटले निवाडा का सिस्टम ज़्यादा यूज़ हो रहा है 33,000 की वजह से 35,000। तो यहाँ पे जिस तरह 35,000 एक उसके साथ एक और रीजन भी है जो यूजुअली हम रीड आउट करते हैं उनकी थ्योरीज में, कि यूजुअली जो गैप वोल्टेज होता है वो -2 to -18 होता है। ठीक है, तो अगर वो 2 लगे हुए हैं तो वो हमें इक्वल मेजरमेंट करके दें। -2 to -10 भी 8 का डिफरेंस आता है और 10 to 18 भी 8 का डिफरेंस आता है। तो वो इक्वली आपकी फिर वो वोल्टेज जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, रेडियल प्रॉब और एक्सियल प्रॉब कोई बताएगा कि किस तरह, मतलब किस एंगल पे रखे जाते हैं? सर, जो हमारी रेडियल प्रॉब्स होती हैं वो 45 के एंगल पे हमने उनको लगाया होता है, और जो हमारी एक्सियल है उसको हम 90 के एंगल पे उसमें लगाते हैं। जबकि जो हमारी सिस्मिक प्रॉब्स होती हैं उसको हम बॉडी पे लगाते हैं, बॉडी की वाइब्रेशन मेजर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही। तो 475 हार्ट कम्युनिकेटर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको आता है या नहीं आता, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें जिस तरह 475 में ये देखें कि इसमें हार्ट भी है और बस बार के लिए भी यूज़ किया जाता है बस। तो हार्ट कम्युनिकेटर सीखना चाहिए, बाहर जाने के लिए बहुत अहम होता है। कैलिब्रेशन हो रही थी, कमीशनिंग के लिए बहुत अहम है। ये दोस्त हमारे सलमान भाई बताएंगे। तो सर, किस तरह हार्ट कम्युनिकेटर की अहमियत का बता दें कि आता हो तो टेक्नीशियन को कितना फ़ायदा होता है? हार्ट कम्युनिकेटर में लास्ट टाइम अबू धाबी के लिए इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मुझे सबसे पहले हार्ट का एब्रीवेशन पूछा कि व्हाट इज़ हार्ट का एब्रीवेशन बताएं। मैंने उनको बताया कि हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसके लिए मतलब उसने बोला कि इसकी मतलब आपने ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने उसको बोला कि उसके लिए हमें हार्ट चाहिए, फिर उसके बाद प्रेशर सोर्स चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक हम जो भी उसकी रेंज है वो रेंज निकाल के उसका प्रेशर सोर्स हाई साइड के साथ वो लगा के सेटअप सारा उसको प्रेशर सोर्स देंगे, फिर हम मिली एम्पेयर चेक करेंगे हार्ट के जरिए। अच्छा, ये जो जिस तरह पूछ रहे हैं ना कोई, क्योंकि सर्विस में या सर्विस से आउट है या प्लांट शटडाउन है, तो हमें परमिट का और सेफ्टी का बताना पड़ेगा। जी, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे आइसोलेशन और ड्रेन वगैरह करके हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, जो एनर्जी है उसकी बिल्कुल ड्रेन करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया ये तो सही बताया कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हम इस तरह काम करते हैं। अच्छा, ये PT जो है अपना DPD ट्रांसमीटर, इसके आइसोलेशन के बारे में बता दूं थोड़ा, कि अक्सर पूछते हैं कि इसको इन सर्विस और आउट सर्विस किस तरह करते हैं। तो जो DP ट्रांसमीटर है ये स्टैंडर्ड है, मगर जो वर्ड में अभी चल रहा है, जब हम आउट ऑफ सर्विस करेंगे तो लो साइड को हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, इक्वलाइजर को ओपन करेंगे और हाई साइड को क्लोज करेंगे। मतलब पहले लो साइड क्लोज, फिर इक्वलाइजर ओपन, फिर हाई साइड क्लोज। जब कैलिब्रेशन हो जाए उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वलाइजर ओपन करेंगे और फिर हाई साइड ओपन करेंगे, उसके बाद फिर लो साइड ओपन करेंगे, फिर जाके हम इक्वलाइजर क्लोज कर देंगे। ये DP ट्रांसमीटर की इन सर्विस और आउट सर्विस का थोड़ा प्रोसीजर था जो मैंने बता दिया। आप सबको तो पता है, वैसे ग्रुप डिस्कशन चल रही है। तो ये कौन सी कंपनी का ये रोजमाउंट का है, हम रोजमाउंट का। और इसमें जो है वो कुछ होते हैं PT ट्रांसमीटर और मैनीफोल्ड इसमें लगा होता है। ये मैनीफोल्ड का अक्सर पूछते हैं कि मैनीफोल्ड जो है 2 वे मतलब 3 वे और 5 वे जो मैनीफोल्ड यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, तो ये ड्राइंग्स के बारे में कुछ बताया सर, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में ड्राइंग्स का बहुत ज़्यादा एक यानी कि अपना एक उसका जो काम है बहुत ज़रूरी होती है ड्राइंग्स।
तो P&A ड्राइंग्स होती हैं, हुकअप्स ड्राइंग होती हैं, जो हमारी लोकेशन ड्राइंग है, लोकेशन ड्राइंग से हमें पता जो लेआउट है उससे हमें पता चलता है कि हमारा कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे लगेगी, तो उसको रीड करना आपको आना चाहिए। जब आप बाहर के लिए इंटरव्यू देते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के लिए या किसी भी कंट्री के लिए आप इंटरव्यू देंगे तो वो आपको ड्राइंग दे देंगे कि इनके इसका जैसे ही हमारे पास एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, वो पूछेंगे कि ये हमारे पास ये हम आपको लेआउट ड्राइंग दे दिया है, इसके हिसाब से आपने इसको कहाँ पे लगाना है, तो वो हमें रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह हुकअप्स ड्राइंग है, हुकअप्स ड्राइंग से हमें इसकी ट्यूबिंग का पता चलेगा कि ट्यूबिंग उसके लिए कौन सी ट्यूब यूज़ की है, उसमें कितने का हम उसको बैंड देंगे, उसका कनेक्टर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सारा उस हुकअप ड्राइंग में मेंशन किया होगा। और हमारी जो P&A ड्राइंग है वो हमें प्रॉपरली बताएगी कि वो किस यानी कि लाइन के ऊपर ये हमारा इसकी ट्यूबिंग होगी, वो सारा हमारा P&A ड्राइंग में बताया जाता है। और जो हमारी वायरिंग ड्राइंग्स होती हैं उसमें हमें यानी कि बताया जाता है कि जो हमारी केबल है वो जो फील्ड में है किस ट्रांसमीटर से किस जेबी में जा रही है, किस जेबी से आगे कौन सी पैनल तक जा रही है, ये सारा हमारा वायरिंग ड्राइंग में मेंशन किया होता है। ठीक है। अच्छा, ये अभी हम ना मुख्तसरन एक एक सवाल थोड़ा जल्दी में बताएंगे ताकि सबको पता चले कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछते हैं। इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं कि कोल्ड लूप और हार्ड लूप क्या होता है, तो कोई दोस्त बता दे जल्दी से कि कोल्ड लूप और हार्ड लूप क्या होता है। जस्ट हम मल्टीमीटर के साथ कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसको कोल्ड लूप कहते हैं। हार्ड लूप में हम पावर अप करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको पावर दे के चेक करें, वो हार्ड लूप होगा। ठीक है। अच्छा, गेज में एरर कौन से होते हैं? सवाल आम पूछते हैं कि इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू के सवाल अभी चल रहे हैं हमारे के। गेज में कौन कौन से एरर होते हैं, टाइप ऑफ द एरर? दो एरर होते हैं ना, एक होता है जीरो एरर और दूसरा होता है स्पैन एरर। स्पैन एरर। अच्छा, ये जैसे मेरा हिस्टेरिक एरर भी कह लेते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ये एरर का मैं भी थोड़ा जल्दी बता दूं। एरर जो होते हैं ना, जीरो एरर, स्पैन एरर, रैंडम एरर, हिस्टेरिसिस एरर और लीनियर एरर। तो ये इनमें डिफरेंस ये होता है कि जीरो जिस तरह जीरो पे जीरो आउट होता है, तो वह जीरो जो है पॉइंटर से हम मिडल पुलर से जो रिमूव कर देते हैं और जीरो को जो एडजस्ट कर देते हैं। स्पैन एरर इसी तरह हम जैसे जो फाइनल मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक अगर एग्जैक्ट ना आए तो उसको सेट कर लेते हैं और स्पैन एरर होता है। जाते हुए अगर हमारा 0.5 का एरर है 0 से 100 तक और 0.5 का ही आ रहा है तो वो लीनियर एरर कहलाता है। फ़र्ज़ करें कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं और 100 तक हमारा एरर कहीं पे एक पॉइंट पे 10 का आ रहा है, दूसरे पे 5 का आ रहा है, तो ये रैंडम एरर है। और एक जगह पे हमारा 0 से 100 पे हम जा रहे हैं और इक्वल एरर आ रहा है, मतलब कि 10 पे 10 आया, 20 पे 20 आया, 50 पे 50 और 70 पे 0.1 का, 100 पे 0.1 का। वापसी पे 70 पे 0.5 का एरर हो गया, बाकी आगे कुछ एरर आता गया। तो ये आता है हमारा हिस्टेरिस एरर। जब हम वापसी आ रहे होते हैं उसमें एरर में जो मसले आ जाए ना, तो वो हिस्टेरिस एरर होता है। उसको रिमूव करने के लिए तो नीडल पुलर से हम रिमूव कर लेते हैं। कुछ गेजें होती हैं कंपनी बिल्ट-इन जो होता है वो इस तरह होती है कि उसको आप नहीं कर सकते, मतलब वो चाहते हैं कि वो ख़राब हो गया तो उसमें नहीं, उसमें पिनियन गियर होता है, हेयर स्प्रिंग होता है, पॉइंटर हो गया और सॉकेट हो गया, तो लिंकेज हो गया। लिंकेज का बड़ा अहम काम है। लिंकेज की सेटिंग करते हुए उसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि वो डी शेप ना हो। अगर वो डी शेप हो गई तो उसकी कैलिब्रेशन एग्जैक्ट नहीं होती हमारी, क्योंकि डी शेप से ये होता है कि कंपनी जो सेटिंग होती है वो जो इसका डायफ्राम है उसको भी खींच के तो डायफ्राम भी डी शेप हो जाता है। तो लिंकेज को प्रॉपर तरीके से टाइट किया जाता है, उस पर डी शेप ज़्यादा ना करें हम, जो एग्जैक्ट ग्रूव्स हैं वहाँ पे ही बिठाया जाए। तो बाकी कुछ और थर्मोकपल और आरटीडी के बारे में तो पूछते हैं, कोई दोस्त और बता दें। More information about instrumentation, visit www.instrumentpk.com। सवाल इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे? अच्छा, ये डेड बैंड बता दें। डेड बैंड क्या होता है भाई दोस्त, बता दें। डेड बैंड डिफरेंस बिटवीन सेट और रीसेट कि जहाँ पे महबूब भाई बताएंगे। महबूब भाई डेड बैंड बता दें। डिफरेंस बिटवीन सेट और रीसेट, यानी कि हमारी जो सेट वैल्यू होती है और रीसेट वैल्यू के दरमियान वाला जो हमारा होगा ना डिफरेंस, उसको हम डेड बैंड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने सेट पॉइंट रखा हुआ है 4 बार और रीसेट पॉइंट हमारा रखा हुआ है 1 बार या 2 बार रखा हुआ है, उसके दरमियान जब 3 बार पे हम आ जाएंगे वो उसका डेड बैंड होगा। उसके दरमियान से जो भी होगा वो डेड बैंड उसका जो है ना वो हमें जहाँ पे हमें कुछ भी ना मिले सेट और रीसेट के दरमियान में। ठीक है। और इसके हवाले से मैं आपको स्पैन के बारे में बता दूंगा कि उसका क्या फार्मूला है। वो उसका होता है कि मैक्सिमम
रेंज माइनस मिनिमम रेंज, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका स्पेयर निकल आता है ना। ठीक है जनाब, ज़बरदस्त। और RTD का हम बता देते हैं कि RTD का ये होता है कि PT100 का जिस तरह है, तो PT100 में फ़र्ज़ करें कि 110 जो है वो उसकी रीडिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि 100 जो है वो माइनस कर देंगे, बाकी 10 को डिवाइड करेंगे 0.385 से, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो टेम्परेचर में होगा। या फिर हम ऐसे करेंगे कि जो 10 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.385 को डिवाइड किया है और इसी पे हम 110 आ रहा है तो 100 का निकाल देंगे, बाकी 10 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो जो आउटपुट हमें मिले, रिजल्ट मिले, वो टेम्परेचर होता है जी। इसी तरह बेसिकली RTD का जो प्रिंसिपल होता है ना वो होता है वी स्टोन ब्रिज, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ RTD वो होता है वी स्टोन ब्रिज, जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, एच फिक्स होता है। अच्छा आसिफ भाई आप बता दें, इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड अच्छी है क्या, थोड़ा बता दें ताकि नए दोस्त जो आते हैं वो थोड़ा आए या ना आए, कौन सी फील्ड अच्छी होती है थोड़ा। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा मम्मी डैडी जॉब है, ज़बरदस्त। बल्कि मम्मी डैडी जॉब से इसलिए मैंने कहा कि इसमें कोई हैवी वर्क नहीं है और इजी जॉब है, बस थोड़ी सी ये दिमाग वाली जॉब है, अक्ल के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ। बाकी मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली फील्ड में, खुद अभी इसी में इंशाल्लाह चलना चाह रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन में। पहले हल्का फुल्का किया है काम, बस ऐसे ही होता है, ये जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होती है तो वो हल्का फुल्का ही किया है। अच्छा अहमद शहजाद भाई आप बता दें कि किस तरह हाँ ओपन लूप क्लोज लूप कर लेते हैं। अहमद भाई किस तरह बाहर का और पाकिस्तान में डिफरेंस मतलब क्या है, पाकिस्तान में जॉब इजी है या बाहर करना जॉब इजी है या बेसिकली सर जिसको काम आता है, जिसको काम की समझ है, उसके लिए दोनों जगह पे इजी है। और बाहर का ये होता है कि बाहर ज़्यादा सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सेफ्टी में और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कंप्रोमाइज़ करते, लेकिन सेफ्टी और जॉब माशाल्लाह दोनों कंट्रीज़ में, गोल्फ में भी और पाकिस्तान में भी कहीं भी करें आप तो वो बेहतरीन है और अच्छी जॉब है। सही। अच्छा ये इन्होंने कहा कि सेफ्टी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो वैसे कंप्रोमाइज़ होता नहीं है क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, तो हम एक बंदे को बता देते, समझा देते हैं। बाहर ममालिक में कुछ जिस तरह इराकी हो गए, मिस्री हो गए, तो वो समझ नहीं पाते कि एक इसने गलत किया या सही किया, हालांकि काम सही और समझने की थोड़ी कम्युनिकेशन का फ़र्क होता है। पाकिस्तान में भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, हम प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते कि हम जो हमने काम किया है वो सेफ्टी है या नहीं, वो जैसा उनको लगेगा उन्होंने सेम वैसा ही फील करना है। तो अगर हम उनको प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे होते हैं वो अरबिक ज़्यादा समझते हैं, जो वहाँ के वतनी लोग होते हैं, सऊदी में उनके अपने होंगे या UAE में अमाराती हैं, तो वो अरबिक ज़्यादा समझते हैं। तो हमें प्रॉपरली, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अरबिक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, हम नहीं प्रॉपरली बोल सकते, तो इसलिए हम उनको प्रॉपरली बता भी नहीं सकते, समझा नहीं सकते कि हमने काम सेफली किया है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं समझ सकते, तो हमें गाइड भी नहीं, हम उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते। ये मेन रीज़न होती हैं कि वो कहते हैं कि हम अनसेफ काम कर रहे हैं, बल्कि कि हम बहुत ज़्यादा सेफली काम करते हैं। ठीक है। अच्छा ये एक सवाल करते हैं कि ओपन लूप और क्लोज लूप, तो ये मेन सवाल होता है, तो मेरे ख्याल में सलमान साहब बताएंगे। ओपन लूप और क्लोज लूप में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें ओपन लूप में हमें नो फीडबैक मिलती है, जो क्लोज लूप में हमें फीडबैक मिलेगी। मतलब हम टेम्परेचर का लूप ले लें, हम उसमें हमारे RTD लगा होता है, उसके बाद ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बाद JB लगा होता है, JB के बाद मार्शलिंग से फिर आप आगे HMI से, और ये एक क्लोज लूप है, वो उधर हमारा जो सिग्नल है वो शो हो रहा होता है। सर एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फीडबैक क्या होता है और फीड फॉरवर्ड क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसके थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। अच्छा ये फीडबैक जो है ना, फीडबैक फ़र्ज़ करें कि एक प्रेशर स्विच लगी हुई है जी, तो अब हमने क्या एक्शन क्या हुआ कि एक प्रेशर आया और प्रेशर ने आगे टैंक में क्लोज में प्रेशराइज किया है, तो स्विच क्या हुआ कि ऑपरेट हुआ, माइक्रो स्विच से जो वो कांटेक्ट चेंज हो गए। जैसे कांटेक्ट चेंज हुए तो या ट्रिपिंग या अलार्म या इंडिकेशन भी अलार्म में ही आता है, मगर एक अलार्म होता है कि आपका डेंजर अलार्म है, तो वो अलार्म आता है। तो अब क्या हुआ, स्विच ने क्या किया, फीडबैक दी, ठीक है। और फीड फॉरवर्ड जो है ना, फीड फॉरवर्ड एक सिस्टम को कहते हैं
सिस्टम को ये कहते हैं कि सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा होती है। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि एक सिस्टम को हम बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करते हैं, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं कैसे कि कंट्रोलर आउटपुट जो है वो जल्दी दे देता है। सिस्टम को नॉर्मलाइज होते होते टाइम लगता है और डेंजर जोन में जाने के लिए भी टाइम होता है। कंट्रोल बार और ट्रांसमीटर की आउटपुट जा रही होती है, मगर फर्ज करें कि एक ट्रांसमीटर हमने लगा दिया। अब ट्रांसमीटर जैसे ही पड़ेगा रीडिंग इस पे आएगी, ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, कंट्रोल वाल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पे जैसे ही रीडिंग आएगी ये बताएगा कि भाई प्रेशर हाई हो गया है। ये कंट्रोल वाल को बंद करेगा, मगर तब तक फ्लो जो है वो ज़्यादा गुजर चुका होता है। तो फीड फॉरवर्ड क्या करता है कि हैपन होने से पहले ही इसको कंट्रोल कर लेता है। एरर आने से पहले ही एरर को ख़त्म कर दे तो वो फीड फॉरवर्ड कहलाता है। जी थैंक यू। ठीक है, 3 एलिमेंट कंट्रोल भी पूछा जाता है, कैस्केड कंट्रोल पूछा जाता है। 3 एलिमेंट कंट्रोल जिस तरह बॉयलर ड्रम पे यूज़ हो रहा है, 3 एलिमेंट कंट्रोल में लेवल, प्रेशर और हमारा फ्लो होता है। फ्लो मतलब स्टीम की जो आउटिंग कर रही है तो उसके, और जो प्राइमरी एलिमेंट इसका होता है वो होता है लेवल। तो क्योंकि लेवल ही हमें चाहिए तो लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और एक सर एक मेन चीज़ कि हम ऑयल एंड गैस फील्ड में हमारा काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे फायर एंड गैस के इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें हमारे गैस डिटेक्टर आ जाते हैं, फ्लेम डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स। तो ये सर जो ऑयल एंड गैस में ज़्यादा जो इनके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि इनकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। जैसे कि हमारा गैस डिटेक्टर है तो उसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, तो वो हमारे पास एक इनके मीथेन गैस होती है, उसके थ्रू हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो जो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट वर्क है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी है पूरे प्लांट की सिक्योरिटी, पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी होती है। जिस तरह टरबाइन है वहाँ पे अगर ये गैस डिटेक्टर और फायर अलार्म जो है उससे फायर सिस्टम जो है वो सही ना हो तो बहुत ही नुकसान होता है। इंसिडेंट होने के चांसेस 100% होते हैं वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि शाह गैस फील्ड पे एक इंसिडेंट हुआ था। H2S गैस टॉक्सिक गैस होती है, तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि उसमें 2-3 लोगों की डेथ होगी कि उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी नहीं की। उसके जो जिस पिट में वो काम करने के लिए गए, एक तो उन्होंने परमिट नहीं लिया और विदाउट परमिट वो काम करने के वहाँ पे H2S गैस थी, जिसकी वजह से उनके पास गैस जो है डिटेक्टर नहीं थे, टॉक्सिक गैस डिटेक्टर जो है, तो उनको वो अलार्म नहीं यानी कि वो मिल सका, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए आप सब के लिए यही चीज़ है इम्पोर्टेंट है कि इन केस अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले टॉक्सिक उसका टेस्ट करें उस जगह का जहाँ पे आपने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो H2S गैस है उसके लिए डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको यूज़ करें, उससे पहले वहाँ पे उस जगह को वेरीफाई कर लें कि इसमें गैस नहीं है, फिर वहाँ पे काम करने के लिए जाएं। बिल्कुल, सेफ्टी जो है वो तो अहम होती है। मतलब भाई ऐसे ना कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि मल्टीमीटर से सबसे पहले वेरीफाई करें कि इसमें पावर है या नहीं। और हम नॉर्मल लेते हैं कि एक हमारे RTD के सिग्नल आ रहे हैं और दूसरा साथ में JP दूसरा लगा हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी से हम खोलेंगे, कलर सेम है। जिस तरह पावर के लिए येलो रेड भी यूज़ करते हैं, काम ब्लैक और रेड भी, ऐसे नहीं जल्दी में जाके हम चेक करें। तो इसके लिए ड्राइंग होती है कि सबसे पहले काम पे जाने के लिए हमें तो एक परमिट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, मगर लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए कि हमारी ड्राइंग पे JB का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस लोकेशन पे लगा हुआ है। उसके बाद फिर हम टर्मिनल ब्लॉक से उसकी जो ट्रेस करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो तो अहम होती है। महबूब भाई कुछ बताएं, आप कुछ सवाल बताएं, सवाल और जवाब इंटरव्यू के बताएं ताकि कुछ नए बंदों को पता चले। इंटरव्यू के सेफ्टी के हवाले से वो पूछते हैं लॉक और टैग और क्या होता है, तो उसमें हम जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो जो है ना इंस्ट्रूमेंट के हवाले से है या वो इलेक्ट्रिकल के हवाले से वो हमारी मोटर्स हो गई, वो उनको बेसिकली प्रॉपर RTD होती है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, RTD होती है उसमें आइसोलेट किया जाता है। उन्हें आइसोलेट करके फिर वो एक रेड जो है ना वो लॉक लगा देते हैं, वो उसको लॉक और जब वो हम जॉब कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो लॉक उसका जो है ना लॉक उतार देते हैं, टैग और लॉक। हर डिपार्टमेंट का लॉक होता है। जैसे हमारा मोटर में RTD का आ गया तो हम RTD उतार के
उसके बाद जब हम लगा देंगे तो हमारा काम पूरा हो गया, हम लॉग आउट करेंगे उसको। तो हम अपना लॉक जो है वो एक मेन जो लॉक होता है वहाँ से हम उतार देंगे, बाकी इलेक्ट्रिकल वालों का लगा रहेगा, वो परमिट क्रॉस करा के तो वो उतार देंगे। नहीं भाई ऐसे कौन सी टरबाइन पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रेम 9 ही ना जी सर, सही से जी की जी ना मंजूर भाई आप प्रोजेक्ट से जॉब स्टार्ट करने या अपना वर्किंग डे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सेफ्टी के बारे में चाहिए, परमिट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए जो हम जॉब करने जा रहे हैं उसके लिए टूल चाहिए। और जब हम जॉब पे जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने आसपास इर्द गिर्द चेक करेंगे। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वो वर्क एट वाइट परमिट होता है वो हमें लेना चाहिए, परमिट है या नहीं है। उसके बाद हम उस लोकेशन को चेक करेंगे। अगर हम ग्राइंडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हमारे साथ जो स्पॉट है वो कहीं किसी और इंस्ट्रूमेंट पे तो नहीं गिर रहा है, उसके लिए हम सेव करेंगे, उसको हम सेव करेंगे। मंजूर भाई ने बहुत ही अच्छा नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम के दौरान सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी है। अच्छा, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, तो उम्मीद है कि काफ़ी नए दोस्तों को जो है वो बड़ा ही फ़ायदा होगा इसमें। तो मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। More information about instrumentation, visit www.instrumentpk.com.